हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है मानवेंद्र नाथ रॉय एम.एन. रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म मौलिक मानववाद, जिसे हम वैज्ञानिक मानववाद भी कह सकते हैं और उग्र मानववाद भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, और अंत में एम.एन. रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म के संपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे और फिर अंततः निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो ये एम.एन. रॉय का जो टॉपिक है वो आपके, अगर आप यूजी सेक्शन में हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको सिलेबस में ये ज़रूर होगा। और फिर अगर आप पीजी सेमेस्टर 1 में हैं, अगर आप मास्टर्स तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तब भी आपका ये टॉपिक होने वाला है। तो एम.एन. रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो सबसे पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में एम.एन. रॉय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने हमारे समक्ष मौलिक मानववाद का आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसे राजनीतिक चिंतन में नवीन योगदान समझा जाता है। तो यहाँ तक। अब हम एम.एन. रॉय के संक्षिप्त जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। एम.एन. रॉय का जन्म और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में हुआ। उनका जन्म जो था वो 6 फरवरी 1886 को हुआ था। ठीक है। अब उनके विचारों में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है, और उनके विचारों पे किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ा है ये भी जानना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम एम.एन. रॉय के अगर सिर्फ मौलिक मानववाद की का नोट्स बनाएं, अगर उस पर अगर आंसर राइटिंग करें, तो उसमें हमें जीवन परिचय को ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है। लेकिन अगर एम.एन. रॉय की सिर्फ जीवनी लिखना आएगा, तो उसमें एम.एन. रॉय के जीवनी में हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। परंतु हमारे टॉपिक्स में एम.एन. रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म ही आता है, इसलिए हम लोग जीवन परिचय को संक्षिप्त होकर चलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। एम.एन. रॉय का जो जन्म हुआ है वो कोलकाता में हुआ है 6 फरवरी 1886 को। और एम.एन. रॉय का जो प्रारंभिक जीवन था और जो उनका शिक्षण स्थान जो था वो कलकत्ता से ही स्टार्ट हुआ है, पाठशाला वहीं पे हुआ है। और एम.एन. रॉय प्रारंभिक काल में ही वो स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती से भी प्रभावित हुए हैं। इन संतों के प्रभावित होने के साथ साथ उन पे बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सावरकर जैसे उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभाव पड़ा। इस तरह से एम.एन. रॉय का जो जन्म था, एम.एन. रॉय का जो स्टार्टिंग एज था, वो उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी का रहा। और अतः वे भी कम समय में ही एक उग्र राष्ट्रवादी नेता बन गए। ठीक है। अब आगे जाते हैं। अब क्या है, एक और केस था 1910 में। उन्हें हावड़ा षड्यंत्र केस में जेल जाना पड़ा था, और फिर वे 1915 में जेल में रहे 1915 में। और 1915 में वे इतने प्रचलित हो गए थे कि 1915 में उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के प्रतिनिधि के रूप में जावा वे जाते हैं। वहाँ पे वे जावा में उनका काम था। जावा में वे गुप्त रूप से शस्त्र प्राप्त करने के लिए वे जावा जाते हैं। वहाँ से वे फिर उन्हें वहाँ पे असफलता हाथ नहीं लगती है। वे फिर भारत आते हैं, अंततः फिर वे जावा जाते हैं, और वहाँ से फिर अन्य देश फिलीपींस, जापान, चीन आदि देश जाते हैं। अंत में वे अमेरिका पहुँचते हैं। वहाँ उनका विवाह होता है एक अमेरिकी महिला से, और फिर वे मेक्सिको में जाके बस जाते हैं। 1917 में वे साम्यवाद से जुड़ जाते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि रॉय का जो क्रांतिकारी जीवन का यही समाप्त हो जाता है। वो रॉय क्रांतिकारी जीवन समाप्त होने के पश्चात अब वे मार्क्सवाद की ओर प्रभावित होते हैं, साम्यवाद की ओर प्रभावित होते हैं। मेक्सिको में रहते हुए उनका उग्रवादी क्रांतिकारी जीवन से मोह भंग हो जाता है। मॉस्को में वे कम्युनिस्ट पार्टी से 1928 से 29 तक जुड़े रहे। ठीक है। अब 1928 से 1929 तक का कार्यकाल उनका जो था, जीवन का कार्यकाल, वो मैक्सिको से कहाँ पे, वो रूस चले जाते हैं। वहाँ रूस में उनका कार्यकाल रहा था ये 7-8 सालों का। ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, ये समाजवाद से ये जुड़े, मतलब ये साम्यवाद से जुड़ जाते हैं। इनका मुलाकात होता है माइकल बोरोडिन से। माइकल बोरोडिन एक साम्यवादी नेता थे, और उनसे ही रॉय बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं। रॉय क्या करते हैं, माइकल बोरोडिन की सहायता से वे लेनिन से मिलते हैं। लेनिन भी रॉय के विचारों से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं। प्रारंभ में जो रॉय जो होते हैं
वो मैक्सिको में रहते हुए रूस के बाहर पहला एक साम्यवादी दल का गठन करते हैं, और ये उनका साम्यवादी दल के प्रति उनका ये पहला कदम था जो उन्होंने रॉय ने किया था। अतः रॉय चाहते थे कि भारत में भी इसी तरह एक साम्यवादी दल का गठन हो। ये रॉय का सोच था, उस समय का चिंतन था। अब आगे चलते हैं। इसी कारण 1928-29 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से उनका संबंध खत्म हो गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंध टूटने के बाद 1930 ईस्वी में नाम बदलकर भारत लौट आए। अतः क्या हुआ, वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कैसे संबंध टूटा और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है क्या? तो रॉय जो है वे साम्यवादी नेता बोरोडिन से जब मिलते हैं तो उस समय भारत की समस्याओं के लिए एक सोवियत संघ रूस में मतलब व्लादिमीर लेनिन जो रहते हैं वो एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का द्वितीय कांग्रेस में उनको आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, लेनिन और रॉय का मित्रता हो जाता है, लेनिन और रॉय मिलते हैं और एशिया की समस्याओं के समाधान के लिए एक केंद्रीय एशियाई बोर्ड की स्थापना करते हैं रॉय, जिसके पूर्वी भाग के अध्यक्ष एम एन रॉय को बनाया जाता है। और एम एन रॉय क्या करते हैं उस समय, एम एन रॉय को वहाँ पे एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का एक भारतीय का प्रमुख बनाया जाता है। मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बहुत सारे प्रमुख थे, उसमें से एम एन रॉय को भी एक प्रमुख बनाया जाता है, वो पद दिया जाता है। लेकिन एम एन रॉय का विचार कभी भी एक समान नहीं रहा है। एम एन रॉय जो है वो शुरू में मैंने कहा कि वो क्रांतिकारी थे, बाद में वे मार्क्सवादी हो गए। अब एम एन रॉय का विचार मार्क्सवादी होते हुए भी अब वे मार्क्सवाद को अपने तरीके से प्रस्तुत करने लगे। वो लेनिन जो महान मार्क्सवादी थे, साम्यवादी दल के नेता थे, उनके विचारों से भी हटकर एम एन रॉय का विचार होने लगा। लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन की मृत्यु हो जाने के बाद जब वहाँ पे स्टालिन अपना अधिकार लेते हैं लेनिन की जगह पे, तो स्टालिन एम एन रॉय के विचारों से असंतुष्ट हो जाते हैं। अतः वे क्या करते हैं, उसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसको कॉमिंटन भी कहा जाता है, तो वहाँ से उसको रॉय को निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर रॉय भारत आ जाते हैं नाम बदलकर। और एक बात और, रॉय क्या करते हैं, रॉय जब जावा जाते हैं प्रारंभ में शस्त्र प्राप्त करने, उसी समय वे अपना नाम मनवेंद्र रखते हैं। उनसे पहले उनका नाम नरेंद्र भट्टाचार्य ही रहता है। अब जब वे जैसे ही भारत 1930 में आते हैं, उन्हें एक कानपुर षड्यंत्र केस में 6 वर्ष के लिए सजा भुगतनी पड़ती है। अब ये कानपुर षड्यंत्र केस क्या है, तो कानपुर षड्यंत्र केस क्या है कि भारत में रॉय को 21 जुलाई 1931 को उन्हें 1924 में जारी एक गिरफ्तारी वारंट पर बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया। रॉय को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत आरोपों का सामना करने के लिए कानपुर ले जाया जाता है, और वहाँ पे रॉय को मतलब सम्राट के खिलाफ संप्रभुता से वंचित करने की एक साजिश के रूप में रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये मामला जो रहता है वो बहुत पहले का रहता है, 1924 का कोई मामला था जिसमें उन्हें वो गिरफ्तार कर लिया था और 6 वर्ष की सजा होती है। रॉय 6 वर्ष तक जेल में रहते हैं। अंततः वह 1936 में जेल से रिहा होते हैं। जेल से रिहा होने के बाद रॉय का जो अब यहाँ पे साम्यवाद से पूरा तरह से मोह भंग हो जाता है। अब वे रॉय का ध्यान अब भारत में आता है। अब वे कांग्रेस से जुड़कर 1939 में कांग्रेस के भीतर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और 1940 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मौलाना आज़ाद के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। और मौलाना आज़ाद उस समय के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और उनके टक्कर में रॉय ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। तो रॉय अंततः हार जाते हैं वहाँ पे। अब देखिए 1942 में फिर क्या करते हैं रॉय अपना एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी अलग से स्थापना करते हैं 1900, और फिर उनसे भी उनका मोह भंग हो जाता है, तो फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से भी वो हट जाते हैं। 1942 ईस्वी में वो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं। 1945 से 46 ईस्वी के चुनाव में जब उनकी पार्टी की हार हो जाती है तो वे मानववादी आंदोलन के साथ पूर्णतः जुड़ जाते हैं रॉय। अतः कहा जाए तो एम एन रॉय भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में
एक विशेष स्थान रखते हैं। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने नैतिकता को मानवीय गुणों में समाहित करने का प्रयास किया। समाज में नैतिकता की भावना प्रतिष्ठित होनी चाहिए, ये वे चाहते थे। उन्होंने इन्हीं सभी मानवीय गुणों को संग्रहित कर हमारे समक्ष मौलिक मानववाद का को प्रस्तुत किया, जिसे राजनीति चिंतन में नवीन योगदान समझा जाता है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नवीन मौलिक मानववाद भी क्या है। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे? क्रांतिकारी जीवन से उनकी मोहभंग हुआ तो वे साम्यवादी में आ गए। अब साम्यवादी जीवन से मोहभंग हुआ तो वो राजनीति में आ गए। राजनीति में उनका वहाँ पे भी मोहभंग हो गया, तो अब वे पूर्णतः मानववादी हो गए। अब रॉय के जीवन में कुछ प्रमुख रचनाएं थी रॉय की, वो सब यहाँ पे है, जिनमें उनमें प्रमुख थे रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन मेटरलिज्म, इंडिया प्रॉब्लम्स एंड देयर रिसोल्यूशन, इंडिया इन ट्रांजिशन। तो ये जो इंडिया इन ट्रांजिशन एंड इंडियन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस है, ये सारी किताबें, ये जो रचनाएं हैं रॉय की, वो जब वे मैक्सिको में थे तभी उन्होंने ये रचनाएं की थी, जब वे रूस चले गए थे मैक्सिको से तब। ठीक है, तो ये सभी रचनाएं हैं। अब आते हैं रॉय के मौलिक मानववाद, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, मानववाद रॉय के संपूर्ण जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। रॉय ने अपने मानववाद को मौलिक, पूर्ण और नवीन कहा है। इनके मानववाद को वैज्ञानिक मानववाद और उग्र मानववाद भी कहा जाता है। तो मानववाद एक ऐसा दर्शन है जो धार्मिक, आध्यात्मिक, देवीय मामलों को देखने के बजाय मानवीय तत्वों पर बल देता है। मानववाद मानवीय मूल्य और गरिमा के महत्व पर जोर देता है। यह प्रस्तावित करता है कि लोग विज्ञान और तर्क के उपयोग से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि जो मानववाद है उसका केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ मानव है। मानव चाहे तो विज्ञान और तर्क के माध्यम से कुछ भी कर सकता है। तो ये रॉय का मानववाद है। अब मानववाद पर रॉय से पूर्व भी कुछ विचारक थे जिन्होंने मानववाद की व्याख्या की है। तो वे सब में थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, ये सब किए थे। लेकिन रॉय का मानववाद सभी विचारकों के मानववाद से सबसे अलग है और सबसे नवीन है, क्योंकि जहाँ तक पूर्ववर्ती विचारकों द्वारा अपने मानववाद में किसी न किसी अति प्राकृतिक और अति मानवीय सत्ता के अस्तित्व की कल्पना की गई, लेकिन रॉय अपने मानववाद में ऐसी किसी भी सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं और उनके मानववाद का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से मानव है। उनका संपूर्ण चिंतन मनुष्य के इर्द गिर्द घूमता है और इस दृष्टि से उनका मानववाद बिल्कुल नवीन और मौलिक है। अब आते हैं नव मानववाद या मौलिक मानववाद के प्रमुख तत्व क्या क्या है। तो रॉय ने अपने मानववाद के कुछ निम्न बिंदुओं को रखा है, तो उसे यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अब वीडियो को सीधा स्लाइड करके देता हूँ, ताकि आप लोग मौलिक मानववाद को समझ चुके हैं। अब उस बिंदुओं को आप लोग देख के भी समझ सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये कंप्लीट नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये प्रोफेसर द्वारा प्रमाणित होते हैं। हमारे वीबीयू के प्रोफेसर जो है उनसे चेक करवाया हुआ कि सर ये नोट सही है या नहीं है, तब जाके ये नोट्स को प्रोवाइड किया गया है। रॉय के मानववाद की मूल समस्या व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्ति का नैतिक उत्थान करना है। रॉय के मानववाद के मूल तत्व है स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। रॉय का मानना है कि वर्तमान सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों का स्तर गिर चुका है, इसलिए सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्च सत्ता को बढ़ाना होगा। रॉय अपने मौलिक मानववाद के सिद्धांत के समर्थन में निम्नलिखित तत्वों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है। मौलिक मानववाद के अनुसार मनुष्य ही मानव जाति का मूल है तथा प्रोटेगोरस एक विचारक थे, उनके विचार से मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। पहले कथन के अनुसार मानव जीवन अपने आप में पूर्ण है, अतः मानव को किसी बाहरी और अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरे कथन में क्या है, रॉय यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन का आधार यही हो सकता है कि वह मानव को किसी न किसी रूप में से प्रभावित करता है। रॉय के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है और उसमें इतनी क्षमता है कि वह विश्व को आज की तुलना में श्रेष्ठ और सुंदर बना सके। रॉय कहते हैं कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के अध्ययन में रुचि आप भले ही ले लें, लेकिन इस विचार को नहीं अपनाया जाना चाहिए कि ये सभी हमारे भाग्य के निर्धारक है तथा हमारी क्षमता पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है।
इस तरह से रॉय अपनी बात को रखते हैं। रॉय कहते हैं कि हमें कभी भी भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, हमें कर्मवादी होना चाहिए। वे ईश्वर के इस अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और मनुष्य को भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थ के हाथों में समर्पित करते हैं। मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था। तो रॉय का जो तर्क है, मानववाद है, वो उनका दूसरा पॉइंट है, मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था। रॉय के मानववाद मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उनकी बुद्धि है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार रॉय को मनुष्य की बौद्धिक और क्रियात्मक शक्ति की उत्कृष्टता में विश्वास था। उनका मानना था कि अध्यात्मवाद तो विकास तभी संभव है, अध्यात्मवाद तो अंधविश्वास की ओर ले जाता है और विकास तभी संभव है जब हम अंधविश्वास का परित्याग कर मानवीय बुद्धि को जागृत और परिष्कृत करें। अतः रॉय जो थे वो एक परंपरागत रूढ़िवादी सिद्धांत के विरोधी थे। वे चाहते थे आज का जीवन मनुष्य जो है वो तर्क और विज्ञान के आधार पर वो मनुष्य इतना क्रियाशील है, इतना शक्तिशाली है कि मनुष्य सभी चीज़ों को संभव कर सकता है। ठीक है। और एक रचनात्मक मतलब बुद्धि की सहायता से रचनात्मक कार्य करने की ओर मनुष्य कदम बढ़ाए, ये रॉय का मानववाद था। मानववाद का प्रेरक तत्व अब स्वतंत्रता, तीसरा पॉइंट है मानववाद का। तो रॉय के मानववाद का प्रेरक तत्व स्वतंत्रता है और रॉय ने स्वतंत्रता के 3 आधार बताए हैं। पहला मानववाद, दूसरा व्यक्तिवाद और तीसरा विवेकवाद। रॉय ने मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्मसुरक्षा के लिए स्वतंत्रता का आवश्यक माना है। उनके अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, अतः वह स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं और कठिनाई आती है, जिसको दूर करना मनुष्य के विवेक पर ही निर्भर करता है। अतः मनुष्य अपने विवेक के आधार पर ही किसी भी तरह के जो स्वतंत्रता में बाधा आते हैं उनको दूर कर सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंधों का निवारण। मतलब व्यक्ति के जो शक्तियां हैं, जो क्षमता है, अगर वो चीज़ को वो अभिव्यक्त कर रहा है और उस पर कोई प्रतिबंध लग गए तो उसके निवारण जो होता है उसको हटाने का काम वही स्वतंत्रता है। अतः स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाकर धर्म और जादू का परित्याग किया जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। रॉय के मौलिक मानववाद का एक प्रमुख आधार है नैतिकता, लेकिन यह नैतिकता धर्म और अध्यात्म पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है। रॉय कहते हैं कि नैतिकता कोई अति मानवीय वस्तु नहीं है और होकर एक आंतरिक शक्ति है। नैतिकता खुद में आती है, मन में आती है, जिसका पालन मनुष्य ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक भय से नहीं कर सकता, बल्कि समाज कल्याण की भावना से नैतिकता आती है और वो करनी चाहिए। और नैतिकता पालन समाज कल्याण की भावना से, कोई ईश्वरीय डर से नहीं करना चाहिए। यह रॉय का विचार था। यह नैतिकता ईश्वर की रचना नहीं है, बल्कि तर्क और विवेक से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है उदारवाद और मार्क्सवाद का सम्मिश्रण। रॉय का मौलिक मानववाद उदारवाद और मार्क्सवाद का अद्भुत मिश्रण है। मतलब ये दोनों का मिश्रण है। ना ही रॉय अपने मानववाद को उदारवादी पूरी तरह से कहते हैं, ना ही पूरी तरह से मार्क्सवादी। ठीक है, वो दोनों के गुणों को मिश्रित रूप में वो मानववाद में मिलाते हैं। रॉय ने उदारवाद को मार्क्सवाद से परिष्कृत कर मौलिक मानववाद की स्थापना की है। अब आता है समग्र आर्थिक विकास पर बल। मानववाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। नव मानववाद आर्थिक विकास के लिए व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग को महत्वपूर्ण मानता है एवं आर्थिक संबंधों पर आधारित विश्वव्यापी समाज की स्थापना की बात करता है। तो रॉय का विचार ही है कि कभी भी रॉय वैचारिक मतभेद को, जो मानव के मतभेद है, वर्ग संघर्ष है, इससे रॉय इसका विरोध करते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य आपस में सहयोग करके आगे बढ़े और इस चीज़ को रॉय अपने मानववाद को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि ये विदेशों तक भी इनका प्रचार करते हैं। रॉय के जो जीवन के अंतिम 7 साल थे वो रॉय पूरे मानववाद को ही समर्पित करते हैं। अब आते हैं उनका पॉइंट, मानववाद की सत्ता का केंद्रीय। रॉय के अनुसार सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का मूल अधिकार जो है, मूल आधार है, वो व्यक्ति है। व्यक्ति ही साध्य है और संस्थाएं जो भी है वो उनके साधन है। व्यक्ति के अनुसार ही सभी संस्थाएं कार्यरत होती है। रॉय के अनुसार समाज, राज्य आदि मानवीय संस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रगति में योगदान द्वारा ही सार्थक हो सकती है। इस प्रकार रॉय के मौलिक मानववाद में मानव का केंद्रीय स्थान है।
वह सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं की तुलना में व्यक्ति को महत्व देता है। राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व का समर्थक। तो रॉय का जो मौलिक मानववाद है, मनुष्य को राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं में से मुक्त करके विश्व बंधुत्व की ओर दीक्षा देता है। रॉय के मानववाद को राज्य की सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता। उनके अनुसार राष्ट्रवाद जाति घृणा पर आधारित है, जबकि नव मानववाद विश्व बंधुत्व पर आधारित है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, उनका मानववाद विश्व राज्यवाद का समर्थक है, क्योंकि उनका मानना था कि एक सच्ची विश्व सरकार की स्थापना राष्ट्र राज्यों के निराकरण से ही हो सकती है। अंततः अब निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचते हैं कि रॉय, इस प्रकार कहा जा सकता है कि रॉय का मौलिक मानववाद उदारवाद तथा मार्क्सवाद का सम्मिश्रण है। पुराने उदारवाद को मार्क्स के विचारों से परिष्कृत कर रॉय ने नव मानववाद की स्थापना की। तो यह रहा रॉय का संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण टॉपिक। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अपने सहपाठियों को, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, जिन्हें ये पढ़ना है, उन्हें भी आप शेयर जरूर कर सकते हैं। और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी भी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में उस टॉपिक को लिख दीजिए। धन्यवाद।